जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए साथियों, आज हम पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं। इससे पहले 6 पूरे हो चुके हैं और इसी क्रम में निरंतर होते रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट्स आपके यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है और इसके अलावा आप देखिए पुलिस है, एसएससी, लेखपाल, रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और आइए हम देखते हैं साथियों इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। देखिए झूम खेती जो है आपके मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सहित लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। ठीक है साथियों। और झूम खेती का जो दूसरा नाम है, झूम खेती का जो दूसरा नाम है उसको हम स्थानांतरी खेती के रूप में जानते हैं। झूम खेती का जो दूसरा नाम है उसको हम स्थानांतरी खेती के रूप में भी जानते हैं। ठीक है साथियों। तो आपका जो सही आंसर होगा मेघालय। तो ये आपकी जो झूम खेती है इसको हम स्थानांतरी खेती बोलेंगे। कौन सी खेती बोलेंगे? स्थानांतरी खेती बोलेंगे, शिफ्टिंग खेती बोलेंगे, स्लैश एंड बर्न खेती बोलेंगे। इसको आदिम खेती के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसको हम आदिम खेती के भी नाम से जाना जाता है। प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर होती है। दरअसल होता क्या है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्यों के, वहाँ पर जो आदिम लोग हैं, जो वहाँ के निवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर पेड़ों को काट कर फिर उसको जो है खुदाई करके अपनी तरीके से प्राकृतिक रूप से और वहाँ पर कृषि को उगाते हैं। 4-5 साल तक वहाँ पर खेती करते रहते हैं। उसके बाद में जब उस जगह की या उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो वहाँ से वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर पेड़ों की फिर कटाई करते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इस प्रकार से झूमिंग खेती कही जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण इसको स्थानांतरी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका मेघालय। ठीक है साथियों। मेघालय जो है पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। ठीक, बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? देखिए साथियों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से जो निकलने वाला जो मैग्मा होता है, जो लावा के रूप में, लावा या मैग्मा के रूप में पृथ्वी पर आता है, ये आपका जो है आग्नेय चट्टानों या बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण करता है। इससे क्या होता है, इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सही हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो कौन सी मृदा का होता है? काली मिट्टी का। ठीक है साथियों। आपका ऑप्शन 1 है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? जी हाँ साथियों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का या बलुई मिट्टी का? देखिए, हमने आपको बता रखा है जो भारत में जो क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी, जो यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जलोढ़ की बहुत ही मोटी परत नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी की बिछी हुई है। 200 मीटर से भी ज़्यादा मोटाई में यहाँ पर विस्तृत है। भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक का जो है सर्वाधिक विस्तार है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है साथियों, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। आपका ऑप्शन 2 सही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कोई किसान
उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा, देखिए याद रखने की बात, धान की फसल बार बार उगा रहा है तो वहाँ की मृदा कैसी हो जाएगी, वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक जगह पर एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होता है, वहाँ की उर्वरा शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। ठीक है साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर 3 सही है, आंसर 3 सही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, निम्न में रबी की फसलें हैं, धान, चना, चना गेहूं, गेहूं मक्का, मक्का धान। तो रबी की फसल कौन सी है, रबी की फसलें कौन सी हैं, बहुत जल्दी से बताइए साथियों। देखिए रबी की फसलों का जो समय है, रबी की फसलों का समय जो है अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च तक रहता है। और रबी की फसलों में आपका गेहूं है, गेहूं तो यहाँ मैच कर रहा है सेकंड नंबर पर, ठीक है। चना है, ये भी उसमें है, जई, तोराई, राई, सरसों, अलसी, मटर, मसूर, आलू, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। ये रबी की फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च में काट ली जाती हैं। ठंड में होती हैं फसलें पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन 2 सही है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जबकि जायद की फसलों का जो, खरीफ की फसलों का जो समय होता है जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक होता है। ऐसे ही मार्च अप्रैल के आसपास जो है जायद की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है साथियों, तो निम्न में से रबी की फसलें हैं, चना तथा गेहूं दोनों ही रबी की फसलें हैं। ठीक है साथियों, चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। किस मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, किस मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए कई तरीके की मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है इसमें छोटे कण सबसे ज़्यादा होते हैं, दोमट मिट्टी में छोटे और मोटे दोनों तरीके के कण होते हैं, जबकि बलुई मिट्टी में मोटे मोटे कण होते हैं। इस प्रकार से अगर जल धारण की क्षमता उसी में होगी जिसमें पानी लीकेज नहीं होगा, और छोटे छोटे कणों का जो संग्रह होता है इतना नज़दीक होता है, इतना घना होता है, जिससे कि वहाँ से पानी क्रॉस नहीं कर पाता है। इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका बन जाएगा, बहुत अच्छा बता रहे हैं, इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन बन जाएगा चिकनी मिट्टी के लिए, वो आपका हो जाएगा, वो सॉरी, जल धारण की अधिक क्षमता वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, चिकनी मिट्टी हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए आपका ऑप्शन बन जो है बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसमें उद्यान का अध्ययन किया जाता है। जी, किसमें अध्ययन किया जाता है उद्यान का। देखिए उद्यान का जो अध्ययन है किसमें किया जाता है, बहुत जल्दी बताइए। देखिए उद्यान के अध्ययन के लिए हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर का उपयोग किया जाता है। उद्यान के अध्ययन के लिए हार्टिकल्चर का उपयोग किया जाता है, जबकि बॉटनी जो है जीवों का अध्ययन होता है, जियोलॉजी पौधों का अध्ययन होता है। एक और जिसकी अभी देख रहे हैं आप, एनाटॉमी, क्या देख रहे हैं आप, एनाटॉमी। एनाटॉमी खास बात क्या है, ये जो है जीवों के भीतरी अंगों का अध्ययन के लिए होता है, जीवों के आंतरिक अंगों के अध्ययन के लिए एनाटॉमी का यूज होता है। ठीक है साथियों, तो हार्टिकल्चर आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, हार्टिकल्चर, जिसमें उद्यान का अध्ययन होता है या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है, बहुत जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। बागवानी, बागवानी किससे की जाती है बताइए, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यूरिया है, सोडियम फास्फेट है, डीएपी है, ये तो खाद होती हैं, लेकिन एक जो बात आ रही कंपोस्ट खाद की, जी हाँ कंपोस्ट खाद, ये जो केचुआ या जो अर्थबाम होता है उसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार की जाती है। ठीक है, और उससे जो तैयार होने वाली खेती है वही वर्मी कल्चर कहलाती है।
इसमें होता क्या है, केंचुओं के माध्यम से कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया, ठीक है साथियों, वर्मी कल्चर होती है। केंचुओं के माध्यम से कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्मी कल्चर कहलाती है। और यहाँ पर आपसे पूछी गई है बागबानी के लिए कौन से प्रकार की उर्वरक उपयोगी होती है, तो यही वाली जो है कंपोस्ट खाद जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काय के लिए, बागबानी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। देखिए जो काली मिट्टी है, काली, अब आप देखिए रेगुर मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये जो खादर और बांगर मिट्टी है ये किसके उदाहरण हैं, खादर और बांगर मिट्टी किसके उदाहरण हैं, ये जलोढ़ के उदाहरण हैं, एलुवियल के, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में जो बांगर मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि जो खादर मिट्टी होती है ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा वर्तमान में लाई जा रही है। और कृषि के लिए सबसे अधिक उपयोगी मिट्टी होती है आपकी खादर की मिट्टी। लेकिन यहाँ पर पूछी काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है, तो ये जो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है, रेगुर मिट्टी नाम है इसका, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, रिप्लाई करिए साथियों। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आया है। देखिए भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं 1966-67 के आसपास एम.एस. स्वामीनाथन जी ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किसमें, गेहूं की पैदावार की वृद्धि में, गेहूं की पैदावार की वृद्धि में या खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि मतलब करने में एम.एस. स्वामीनाथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं। और इन्हीं को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कहा जाता है, इन्हीं को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं विश्व लेवल पर जाने जाते हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये विश्व कृषि के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन आपके जो हैं ये जनक आपके किसके हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया। जी देखिए हरित क्रांति आई किस लिए थी, गेहूं की पैदावार में वृद्धि के लिए आई थी, तो इसलिए जो है गेहूं वाला ऑप्शन जो है आपका सही माना जाएगा, गेहूं वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही रोजाना क्लास अटेंड करते रहिए। और ये जो है आपके लिए काफ़ी मेहनत करके तैयार की जाती हैं क्लासेस, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है टाइपिंग वगैरह में, ठीक है साथियों। तो इसका आप जो है लाभ उठाइए, ठीक है साथियों। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। सबसे पहले जानना यह है लाख है क्या। देखिए लाख का कीट होता है, ये क्या, लाख के जो कीट होता है इसको जैसे इसको पाला जाता है पलाश, सबसे ज़्यादा पलाश पर पाया जाता है। एक कुसुम का पेड़ होता है, बेर का पेड़ होता है, इन पर जो है लाख के कीड़े को पाला जाता है। ये लाख के कीड़े क्या करते हैं, इसकी टहनी पर इसके रस को चूसते हैं और चूसने के बाद में उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। और जो जो रस निकलता है, निकलते समय ये रस काफ़ी कुछ जम जाता है उसकी टहनियों पर, उसके तने पर जम जाता है। उसके बाद में होता क्या है, उसी को खुरच कर जो राल तैयार की जाती है, क्या तैयार की जाती है साथियों, राल तैयार की जाती है। और ये राल जो है बहुत ही ज़्यादा औषधीय होती है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में काम आती है। इस राल से लड्डू भी बनाए जाते हैं, इस राल से लड्डू बनाई जाती है, बहुत ही ताकत होती है इसमें। और बहुत ही अलग बात यह है कि लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। देखिए साथियों लाख का जो है सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका झारखंड में होता है। जी हाँ साथियों, पूरे भारत की जो है 60%, कितनी, 60% जो लाख है वो जो है झारखंड में ही उगाई जाती है। इसके पास में पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी जो है
राल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड में होती है भारत में। ठीक है साथियों, तो ये आपको लाख के बारे में समझ में आ गया होगा। लाख कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? झारखंड में। इसको राल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा मैं समझता हूँ। आप रिप्लाई भी करते रहें, फीडबैक भी देते रहें। आपको क्लास कैसा लग रहा है? अपने ज़रूरी सुझाव भी देते रहें बीच बीच में। ठीक है साथियों, शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है? शुष्क भूमि के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है बताइए साथियों। चावल है, जूट है, रागी है, बहुत जल्दी बताइए कौन सी फसल शुष्क भूमि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? चावल, जूट, रागी, गन्ना। देखिए चावल तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी में उगाई जाने वाली फसल है, इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन। जूट भी आपकी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी मतलब तराई वाले क्षेत्रों में होती है। इसके बाद में जो गन्ना है, गन्ना भी ऐसा नहीं है कि बिना पानी के हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है रागी हो जाएगा सही। रागी के विषय में बता दूं, रागी है क्या? रागी जो है अफ्रीका और एशिया के शुष्क अफ्रीका और एशिया के शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अनाज है। ठीक है साथियों, रागी एक मोटा अनाज है जिसको हम मंडुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मंडुआ भी कहते हैं। काफ़ी पौष्टिक होता है ये काफ़ी समय भी होता है, कम से कम 7-8 महीने जो है तैयार होने में ले लेता है ये। इसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं, इसको फिंगर मिलेट कहते हैं। ठीक है साथियों, और ये जो है इथियोपिया, अफ्रीका का जो क्षेत्र है, देश है इथियोपिया, इथियोपिया में ये काफ़ी उगाया जाता है रागी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बताइए बहुत जल्दी से, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है राजस्थान में है, जिसको थार मरुस्थल कहते हैं। लेकिन भारत का जो सबसे ठंडा मरुस्थल है वो आपका है लद्दाख का क्षेत्र। वो आपका है लद्दाख का क्षेत्र। जी हाँ, लद्दाख का क्षेत्र जो है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा मरुस्थल जो है लद्दाख का क्षेत्र है। तो आगे बढ़ा जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन बताते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, एंडीज में, हवाई में, रॉकीज में। ठीक है साथियों, कहाँ पर स्थित है? देखिए जो आपका कोटोपैक्सी है कहाँ स्थित है, बहुत जल्दी बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है साथियों, देखिए साउथ अमेरिका का एक देश है इक्वेडोर। साउथ अमेरिका का एक देश है इक्वेडोर, और इक्वेडोर में जो है आपका एंडीज पर्वतमाला है, वो सॉरी साउथ अमेरिका की एक पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, और एंडीज पर्वतमाला यहीं पर इक्वेडोर है, देश का नाम है। और यहीं पर कोटापैक्सी जो है जागृत ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी जो है जागृत ज्वालामुखी है। जबकि साउथ अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है साथियों? एकांकागुआ। एकांकागुआ। ठीक है साथियों, एकांकागुआ जो है साउथ अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है 6,969 6,969 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और दरअसल इसके अलावा आप देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है, जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार से कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला में है। कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला इक्वेडोर में है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है?
ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? बहुत जल्दी बताइए, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? देखिए, जहाँ तक ज्वालामुखी पर्वतमाला की बात है, तो एक जो महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसके चारों ओर या प्रशांत महासागर की परिप्रशांत मेखला में ये आपकी जो है ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है पाई जाती है। इसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अग्निवलय। क्या कहते हैं इसको? अग्निवलय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार जो है पूछा गया है। ठीक है साथियों, कई बार ये जो है पूछा गया है। चलिए, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है साथियों, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? बताइए साथियों, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या मैग्नीटाइट? देखिए, ज्वालामुखी क्रिया से लावा या मैग्मा पृथ्वी पर आता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर जो एक तरह की जो चट्टानें होती हैं जिनको बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं, जो कि रवादार होती हैं, रवादार चट्टानें जब पृथ्वी के अंदर से बाहर को निकल के आती हैं, और ये आग्नेय चट्टानों का भी एक प्रकार होता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पिघला हुआ लावा होता है, जब वो ठोस होता है तो बेसाल्ट चट्टानों का उदाहरण बनता है। देखिए, बेसाल्ट चट्टानें अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है आग्नेय चट्टान भी लगा सकते हैं आंसर। क्या लगा सकते हैं? आग्नेय चट्टान भी आंसर इसका हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान ना दिया गया हो तो। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत जल्दी से बताइए साथियों, सभी को पता होगा ये तो। देखिए, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले नंबर वाली जो लेयर है इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, फिर सेकंड नंबर पर स्ट्रेटोस्फियर, फिर कौन सा आ जाएगा? मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो सेकंड नंबर वाली जो लेयर है ये वाली स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत? जी, तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फियर का ऊपरी भाग होता है, स्ट्रेटोस्फियर का ऊपरी भाग होता है। ठीक है साथियों, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ? जी हाँ साथियों, देखिए, सीस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? रिएक्टर स्केल में नापी जाती है साथियों। ठीक है, चलिए, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? देखिए, ये रही आपकी पृथ्वी, आप रिप्लाई करने की कोशिश करें। ये रहा आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ पर ये रही आपकी मकर रेखा, और ये रही आपकी कर्क रेखा। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबा चमकता है तो वही दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, और ये तारीख होती है 22 दिसंबर। जी हाँ साथियों, 22 दिसंबर को जहाँ दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, वहीं 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। मतलब 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है, जबकि 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन माना जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। बिहू साथियों जो है असम का लोक नृत्य है, असम में बिहू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? देखिए कई खाद्य श्रृंखलाएं अगर मिला दी जाए तो आपका जो है क्या कहलाएगा? तो खाद्य जाल कहलाएगा, तो खाद्य जाल कहलाएगा। ठीक है साथियों, खाद्य श्रृंखलाएं कई हो सकती हैं और खाद्य श्रृंखलाओं का जो एक समूह बना दिया जाए तो उससे खाद्य जाल बन जाएगा। खाद्य श्रृंखलाओं का संवर्धन, ठीक है, या मिलान ही खाद्य जाल होता है, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेब, फूड वेब। जबकि खाद्य श्रृंखला क्या होती है? फूड चेन। खाद्य श्रृंखला को आप बोलेंगे फूड चेन। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 22। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? देखिए एजेंडा 21 जो है रियो में हुई एक विश्व स्तरीय मीटिंग है, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जानते हैं। रियो ब्राजील में ये बैठक जो है ऑर्गेनाइज हुई 1992 में। 1992 में 178 देशों ने इसमें शिरकत की और इसमें महत्वपूर्ण 5 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किए गए। ठीक है साथियों, कौन से कितने थे? 5 समझौते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? अवक्षय का मतलब जो है ओजोन परत का कमजोर हो जाना, ओजोन परत का क्षीण हो जाना। ठीक है साथियों, ओजोन परत का अवक्षय किस कारण होता है? ओजोन परत के अवक्षय के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी जो गैस होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है साथियों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सही हो जाएगा, CFC। CFC रेफ्रिजरेटर से ये गैस निकलती है। ठीक है साथियों, रेफ्रिजरेटर है आपका, AC है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे मैं समझता हूँ क्लास को। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है? देखिए थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, बीच बीच में बोलने में भी प्रॉब्लम होने लगी है इस समय में, थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला चल रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन। बहुत जल्दी से बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। देखिए तापमान, वायुमंडल में जो बढ़ने वाला तापमान है एक बहुत ही महत्वपूर्ण या मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो है पृथ्वी पर तापमान जो है तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है साथियों, पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है CO2 के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस नहीं देती है? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड देती है, नाइट्रस ऑक्साइड देती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी देती है तो ये भी नहीं होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी देती है तो ये भी नहीं होगा, मीथेन भी देती है CH4, ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन नहीं देती है ग्रीन गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है, तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं देती है योगदान। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का, यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, उदर कैंसर का। देखिए सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो UV रेस सूर्य से आती हैं वो देखिए शरीर का जो सबसे बड़ा भाग है त्वचा,
त्वचा को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाला जो हानिकारक जो विकिरण है या यूवी रेज है, ठीक है साथियों, त्वचा को प्रभावित करता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है साथियों? बहुत जल्दी बताइए, सबसे बड़ा नदी बेसिन। जी हाँ, देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है, देखो सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी नील नदी है। वहीं सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? अमेजन नदी का है। अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये जो है साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है साथियों। जबकि सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 6650 किलोमीटर। ये आपकी अफ्रीका में है। और सबसे अपवाद क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी या वो सॉरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील क्षेत्र में मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? देखिए मानसरोवर झील कहाँ पर है? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बार आपने ये पढ़ चुके हैं। देखिए जो मानसरोवर झील है वो आपकी तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। और यहीं से नदी निकलती है, एक तो सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से एक सतलुज नदी निकलती है, और यहाँ से इधर के लिए एक क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है साथियों। तो 3 नदियाँ प्रमुख रूप से निकलती हैं, सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 29 के लिए, ठीक है साथियों। मैं समझता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? जी हाँ साथियों, जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। बहुत जल्दी से बताइए, जैव विविधता भारत की सर्वाधिक जो जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? देखिए भारत की जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पश्चिमी घाटों पर पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए जो केरल है, केरल केरल का जो क्षेत्र है जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। केरल का जो क्षेत्र है जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से, और ये रही आपकी आंसर की। आज का प्रैक्टिस सेट 7 पूरा होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और अपना उपयोगी सुझाव भी देते रहें, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।